हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इशू फॉरफीचर एंड रीशू ऑफ शेयर का फोर्थ वीडियो। थर्ड वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको फॉरफीचर एंड रीशू के क्वेश्चन दिए थे, ये 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन का भी एक क्वेश्चन दिया था। तो देखिए, आप में से 5 to 6 मेंबर ही एक्टिव रहते हैं जो कि जनरली क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, या जो भी पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में देता हूँ यानी अनटिक वाली पीडीएफ देता हूँ उसको सॉल्व करके देते हैं। तो देखिए, मैंने पीडीएफ देना वैसे भी बंद कर दिया है, किनको जो सॉल्व नहीं करते हैं मैं इंडिविजुअली दे देता हूँ। वैसे ही ये वाले पार्ट की भी मैं नहीं दूंगा अगर आप सॉल्व नहीं करोगे। आप बोलते हो सर मेरी स्कूलिंग का पार्ट है, मेरी कॉलेज का पार्ट है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो टाइम नहीं मिलता। तो देखिए, वहाँ भी तो आप क्या करते हो, असाइनमेंट करते हो या जो भी काम करते हो। तो ये मान के चलिए कि अगर वो 2 घंटे ज़्यादा होता तो आप 2 घंटे और देते ना ज़्यादा। तो वैसे यहाँ पे भी पढ़ लीजिए, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो पूछ लीजिए। क्योंकि फिर क्या होगा कि मैं इंडिविजुअली, कोई मुझे मैसेज करता है कि सर इसका मतलब क्या होगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि आप ही मेरा कहना नहीं मानते तो मैं भी कैसे मानूंगा। ठीक। तो याद रखना कि या तो आप क्या कीजिए, लेट कीजिए तो मैं आपको इंडिविजुअली क्या कर दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा कि सर मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा, 10 दिन बाद देखूंगी, तो 10 दिन बाद देखूंगी या देखूंगा तो मैं 10 दिन बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन मैं आप ग्रुप में पर्टिकुलर जो भी अनटिक वाली है उसकी सॉल्व पीडीएफ नहीं दूंगा, एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन का दे दूंगा। लेकिन पीडीएफ कब दूंगा, जब आप सॉल्व करके मुझे दोगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट बोल रहा है, पी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स और ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% टू बी पेड अप एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है। पी लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट कर दिए जो कि ₹10 की फेस वैल्यू के थे, जिसपे ₹7 कॉल्ड अप थे। अभी तक कितने मांगे गए थे, 1000 इंटू 7,000। ठीक है। जो कि इशू किए गए थे प्रीमियम पे 20%। प्रीमियम जो निकलता है वो फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 10 का 20% ₹2 हो जाएगा। याद रखना, ठीक है, कॉल्ड अप पे मत निकालना। टू बी पेड अप एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो ये प्रीमियम था ये अलॉटमेंट के टाइम पेड था। देखिए, इससे मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो फॉरफिट किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इसका मतलब 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के ₹2 2000 नहीं आए होंगे, तो कॉल सीनियर कितने, 2000। कॉल्ड अप कितने करे, ₹7 के हिसाब से 7000। तो देखिए, जब भी फॉरफिट की एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे क्या है, सिर्फ शेयर दे रखा लिखा हुआ। तो अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड करेंगे। 1000 इंटू 7 से 7000 शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से हो जाएगी, जितने से आपको पैसा नहीं मिला, और जितना मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड में चले जाएगा। तो खुद सोच लीजिए कि अगर आपने अभी 7 ही मांगे हैं तो आपने जो लास्ट और फाइनल कॉल है वो तो मांगी नहीं, तो इसलिए आपको कॉल्ड अप से ही लेना है। और उसमें से आपको ₹2 नहीं मिले तो बाकी ₹5 आपको मिल गए होंगे, जो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से रिलेटेड होंगे। प्रीमियम को छोड़ के याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने शेयर फॉरफिटेड में आपको बताया था कि चाहे प्रीमियम मिले चाहे नहीं मिले, वो शेयर फॉरफिटेड में प्रीमियम का पार्ट नहीं आता। नहीं मिलता तो देखिए, शेयर प्रीमियम तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट मिल भी जाता है जैसे अलॉटमेंट के साथ, तो उस वक्त एंट्री पहले से ही हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करते ही प्रीमियम का अमाउंट भी साथ में मिल चुका होता है। तो आपको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जनरली यहाँ पे आपने नहीं दिखाया क्योंकि आपको प्रीमियम मिल गया, तो यहाँ पे आपने फेस वैल्यू दिखाई। कॉल्ड अप की भी जो दिखाई है वो फेस वैल्यू ही दिखाई है, प्रीमियम नहीं दिखाया। तो आप देख लीजिए, 1000 इंटू 7 करा है, 1000 इंटू 9 नहीं करा। 9 का मतलब क्या हुआ, ₹2 प्रीमियम ऐड नहीं करा। तो आपको यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या आती है, फेस वैल्यू आती है। समझ गए? उसमें से फर्स्ट कॉल नहीं मिली और बाकी शेयर फॉरफिटेड का पार्ट आ गया, जो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट से रिलेटेड होगा, मान के चल लीजिए, क्योंकि यही है। ठीक। अब आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ दी 600 शेयर वर रीशूड एट ₹7 पेड अप ₹4 पर शेयर। मैंने आपको बार बार ये बताया कि जब भी ये ₹7 पेड अप ऐसे आ जाता है तो ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। ठीक है। ₹4 पर शेयर का मतलब क्या होता है कि जो 600 शेयर जिसको भी रीशू करे, यानी हमारे पास पैसा आएगा, हम कंपनी है, तो कितने रुपीज़ के हिसाब से आएगा, ₹4 पर शेयर के हिसाब से आएगा। ठीक है। तो 600 इंटू 4 करके देख लेना, 2400। 600 इंटू 7 करके देख लेना, कितने होते हैं, 42। और 600 इंटू 3 1800। तो आपको बताया कि जो 1800 है वो डिस्काउंट का पार्ट है। वो डिस्काउंट किस पे है, रीइशू पे, जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑन रीइशू। जनरली वो किससे डेबिट होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से होता है। बैंक में कितना आएगा, ₹4 पर शेयर के हिसाब से। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ₹7 पेड अप। आपने बोला होता कि सर ऐसे लिखा था, एट फुली पेड अप, या लिखा हुआ ही नहीं आता कुछ भी, बस क्या लिखा था, रीइशूड ₹4 पर शेयर, ऐसे लिखा था। या तो लिखा हुआ नहीं आता कुछ भी, क्या लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ था, एट फुली पेड अप। तो उस केस में क्या होता है, ₹10 ईच, मतलब फेस वैल्यू देखते हैं। तो 10 और 4 का डिफरेंस कितना डिस्काउंट होगा, ₹6। अभी कितना डिस्काउंट है, 7 और 4 का 3। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल लेजर में जाएगा, जो लास्ट एंट्री होगी वो कितने से होगी, जितने से हमने रीइशू करा है।
तो याद रखना अभी आपका जो शेयर फॉरफिटेड का अकाउंट क्रिएट हो रहा है वो 1000 शेयर पे 5000 रुपीज़ है। ठीक है, अब आप याद रख लेना। अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एंट्री बतानी है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 600 शेयर्स पे आपका आ गया ये 4 रुपीज़ के हिसाब से 600 इंटू 3। और यहाँ देखिए मैंने बताया था पेड अप कितना है। अगर पेड अप नहीं देता या फुली पेड अप बोलता या पेड अप वाली लाइन नहीं होती उस केस में हम क्या बोलते हैं 10 रुपीज़ अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से होता और ये 4 रुपीज़ होता तो 6 रुपीज़ क्या हो जाता, यानी 3600 हो जाता समथिंग, और यहाँ पे 6000 आ जाता। तो याद रखना इस तरीके से आपको सोचना है। अब देखिए ये 5000 जो है जो हमने फॉरफिट किए हैं ये कितने पे करें, 1000 पे। ठीक है, आप खुद देख सकते हो मैंने क्या बताया कि 7 रुपीज़ वाले शेयर से कॉल्ड अप उसमें से 2 रुपीज़ नहीं मिली तो 5 रुपीज़ पर शेयर, तो वैसे भी बोल सकते हो। तो आप खुद देख सकते हो कि 5000 रुपीज़ जो है वो 1000 शेयर पे हैं, तो हमने रीशू कितने करे 600, कितने 600, तो उससे रिलेटेड कितना हो गया 3000 रुपीज़ है प्रॉफिट। 600 शेयर पे जो प्रॉफिट है वो कितना है, जो शेयर फॉरफिटेड में गया हुआ है वो 3000 है। 5000 रुपीज़ किस पे है 1000 पे, तो 600 पे कितने होंगे 3000। उस 3000 में से आपने शेयर फॉरफिटेड कितना यूज़ कर लिया 1800, तो बाकी ही आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। समझ गए। अब देखिए चाहे तो जो मैंने अभी वर्किंग बताई वैसे कर सकते हो, नहीं तो इसने ये बोल दिया कि ओनली 600 शेयर हैव बीन रीइशूड सो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज, क्योंकि वो 600 के हिसाब से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 रुपीज़ मैंने बताया था आपको रिसीव हुआ, और शेयर फॉरफिटेड में क्या बोलते हैं कितना रिसीव हुआ। तो अगर आप 1000 इंटू 5 के हिसाब से बोलोगे तो 5000, लेकिन आपको पता है कि रिजर्व में कितना डालना है 600 शेयर के हिसाब से, तो 600 इंटू 5 3000। उसमें से आपको पता है कि ये मान के चलो कि क्रेडिट कितना है, ये बोल रहा है 3000 है। ठीक है, ये मान के चलो 3000 क्रेडिट है, अगर यहाँ पे होता तो 3000 क्रेडिट होता। अगर 600 शेयर होते फॉरफिट और 600 शेयर रीइशू कर दिए तो उस पर डिस्काउंट कितना हो गया 18, तो 3000 में 1800 गए तो कितने बचे 1200 बच गए। ठीक है, सिंपल वर्ड। अब देखिए अगला इलस्ट्रेशन इस तरीके से सारे सेम है। कुछ क्या होगा जिस पे प्रीमियम नहीं मिला होगा, तो आपको पता है अलॉटमेंट भी नहीं आई होगी, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही जनरली प्रीमियम आपको क्वेश्चन में बोलता है। 99% किसके साथ बोलेगा, इसके साथ ही बोलेगा। नहीं तो फर्स्ट कॉल के साथ हो तो फर्स्ट कॉल के साथ देख लीजिए। प्रीमियम नहीं मिलता तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं डेबिट करते हैं नॉर्मल। जैसे बोल रहा है क्यू लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच ₹7 कॉल्ड अप, इसमें भी देखिए 1000 इंटू 7 7000 है। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, सेम है। फॉर नॉन पेमेंट, अब देखिए यहाँ पे था फर्स्ट कॉल, यहाँ देखिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखिए प्रीमियम तो 2 रुपीज़ है, 10 का 20%, तो आपको पता है कि जो फेस वैल्यू अलॉटमेंट की वो कितनी है 2 रुपीज़, 2 + 2 ऐसे, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम है और 2 रुपये क्या है 2 रुपीज़ फेस वैल्यू है। फर्स्ट कॉल कितनी है 2 रुपये की है पर शेयर। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड अप, आ गया ना देखिए फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया ये, न कि ये। ठीक है, वो जब स्पेसिफिकली बोलेगा 8 रुपीज़ 9 रुपीज़ तब हम ये देख लेंगे। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली 7 रुपीज़ बोला था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया एज फुली पेड अप 4 रुपीज़ 8.5। मैंने बोला 4 रुपीज़ 8.5 का मतलब क्या होता है बैंक में कितना जाएगा, मतलब जिसको हमने रीइशू कर रहे हैं उससे कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो आपको पता है कि 10 रुपीज़ का पार्ट है और 8.5 मिले तो 1.5 पर शेयर का हमारा लॉस हो गया। 600 इंटू 1.5 मतलब 900 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले फॉरफिट की। फॉरफिट में देखिए एंट्री क्या होगी, देखिए अलॉटमेंट भी नहीं मिली और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। अब देख लेना ये 1000 इंटू आपको दिख रहा है 7 रुपीज़ के हिसाब से, ये पार्ट आ जाएगा 7000। 1000 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली तो उस पर प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो 1000 इंटू 2 2000, तो 7000 आपका डेबिट 2000 आपका डेबिट शेयर कैपिटल से और सिक्योरिटी प्रीमियम से। समझ गए। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जितनी आपको नहीं मिली, तो कितनी नहीं मिली 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो कितनी नहीं मिली 4000। यही तो होता है, क्योंकि आप पूरा देखते हो 1000 इंटू 4 के हिसाब से। फिर आपकी फ़र्स्ट कॉल कितनी मिली, नहीं मिली आपको, तो फर्स्ट कॉल देख लीजिए 1000 इंटू 2 2000, तो 9000 में से 6000 जाएंगे तो बाकी कितने मिल गए 3 रुपीज़ के हिसाब से 3000। चलिए मैं ऐसे भी करके बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, इस पर प्रीमियम नहीं होता, आपको पता है। मैंने आपको यहाँ भी बताया था ये जो कॉल्ड अप होता है ये फेस वैल्यू से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम का पार्ट इसमें नहीं है। तो 7 रुपीज़ कॉल्ड अप में ये बोल रहा है आपको अलॉटमेंट मिली और फर्स्ट कॉल मिली। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू कितनी है 4,
आपने कॉल्ड अप कितना करा था 7, 7 में से 4 आपको मिल गया, या नहीं सॉरी 4 नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो बाकी कितना मिल गया होगा, 3 रुपीज़ मिल गया होगा। तो 1000 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से देखिए 3000 ही आपका शेयर फॉरफिटेड में आ रहा होगा। तो देखिए 9 में से अगर 6 गए, 9 में से 4 + 2 6 गए तो 3 बचेंगे। तो एक वेरीफाई हो गया कि यार अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली 7 रुपीज़ में, तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़, ना कि 4 रुपीज़, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। हमें क्या है फेस वैल्यू देखनी है, 2 + 2, 2 फर्स्ट कॉल के और 2 अलॉटमेंट के, तो 4 रुपीज़ हमें नहीं मिले। तो 7 में से 4 नहीं मिले तो बाकी कितने मिल गए होंगे, 3 रुपीज़। तो वो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन ही थी, समझने का पॉइंट होता है बस आपका। तो वो आप क्या करते हो, दिमाग नहीं लगाते हो। मैं तो वेरीफाई कर लेता हूँ, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट कितना है 4000, फर्स्ट कॉल कितना है देखिए 2000 आ गया सेम। तो आप देख सकते हो अलॉटमेंट के पूरे लिखे, क्योंकि आपको पता है कि उतने से आपने क्रेडिट नहीं किया था, तो जितनी कॉल्स इन एरियर होती है पूरी लिखते हैं, याद रखना। शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया, तो शेयर फॉरफिटेड में जो आपका पार्ट आएगा वो सिर्फ एप्लीकेशन का ही दिखेगा। 9000 में से 6000 गए, समझ गए। इस तरीके से सोच सकते हैं, या सोचिए कि देखिए या कॉल्ड अप 7 रुपीज़ था, या 2 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम था 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ पर शेयर ये हो गया, 2 रुपीज़ पर शेयर हो गया, तो 4 में से 6 गए, तो बाकी कितने मिले होंगे, 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पार्ट ही मिला होगा। ऐसे भी लोग समझ जाते हैं, ठीक। अब देखिए इसको रीइशू कर दिया तो कितने के हिसाब से किया था, मैंने बताया फुल्ली पेड अप 4 रुपीज़ 8.5, ऊपर देख लेना यही बोल रखा है। तो देखिए 4 रुपीज़ 8.5 करके देखिए, तो आप 600 इंटू 8.5 करके देखना, मैं करके देख लेता हूँ। हाँ, तो 4800 + 300 5100 हो रहा है, ठीक है बिल्कुल। और ये देखिए 600 इंटू 10 आ गया, क्योंकि फुली पेड अप बोल दिया, क्या बोल दिया, तो फुली पेड अप में फेस वैल्यू कितनी देखते हैं, 10 रुपीज़ के हिसाब से दे रखी है, तो वो देखते हैं। तो 6000 में 5100 गए, तो मैंने आपको क्या बताया था 1.5 का लॉस है, 1.5 रुपीज़ पर शेयर का लॉस है। अब इसमें भी यही पार्ट देखिए, ये कितने करे फॉरफिट 1000, रीइशू कितने करे 600, तो कैपिटलिज्म में कितने जाएंगे 600 शेयर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। 3000 रुपीज़ जो प्रॉफिट है, यानी ये फ़ायदा है एक तरीके से मान लो, क्योंकि शेयर होल्डर अब मांगेगा नहीं, वो डिफ़ॉल्टर था, हमने उसके फॉरफिट कर लिए। तो 3000 रुपीज़ अपॉन 1000 थे, तो 600 शेयर पे कितने होंगे 1800, 1800 में से 900 डेबिट हो गए, तो बाकी कितने बचे 900। अब आप बोलोगे सर बाकी 400 शेयर का क्या होगा, जैसे ऊपर वाले पार्ट में भी अगर आप देखते पिछले वाले इलस्ट्रेशन में, हाँ ये वाले इलस्ट्रेशन में, तो इसमें आपको बताया कि 5000 अपॉन 1000 थे, तो बाकी 400 शेयर का क्या होता, यानी बाकी आपके 2000 रुपीज़ का क्या होता। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में भी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जाएंगे जनरल वे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आप क्या करते हो, लेस कॉल सिनेरियो करते हो, फिर ऐड क्या कर दोगे, शेयर फॉरफिटेड कर दोगे। तो ये याद रख लेना, जनरली शेयर फॉरफिटेड का पार्ट ऐड हो जाता है अगर वो बचा हुआ रहता है, अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो बात अलग है। तो आप देख सकते हो 1800 और 1200, 3000 चले गया 5 में से, तो बाकी जो 2000 रुपीज़ बचे थे वो 400 शेयर के बचे थे। यहाँ पे भी अगर देखोगे सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1000 शेयर में 600 क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, तो बाकी जो बचे वो 400 फॉरफिटेड शेयर का पार्ट अभी भी बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो 3000 अपॉन 1000 पे, तो 400 पे कितने होंगे 1200, 1200 रुपीज़, तो 1200 रुपीज़ अभी बच जाएंगे। चाहे ऐसे भी देख लो 3000 में से 900 गए और ये 900 गए 1800, तो अभी भी 1200 बचेंगे, जो कि कहाँ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जाएंगे, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि उनको रीइशू नहीं किया गया। इस तरीके से आपको सोचना है। अब थर्ड वाला बता देता हूँ एक बार, देखिए थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, और वो उनके हिसाब से समझाते हैं जिनको क्या है बेसिक ये भी नहीं आता। आर लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹10 ईच, issued at 30% premium for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium and first call of ₹2 per share। अब देखिए ये खुद बोल रहा है कि 800 शेयर है 10 रुपीज़ के हिसाब से, यहाँ पे कोई कॉल्ड अप नहीं बोल रखा, तो अभी आगे पढ़ेंगे यहाँ पे पता चल जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। पर ये देख लीजिए ये क्या बोल रहा है, 800 शेयर फॉरफिट कर दिए गए जो कि उस वक्त इशूड किए गए थे 30% प्रीमियम पे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो इसका मतलब क्या है, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, उसके बाद फॉरफिट कर दिए गए, किसके बाद, फर्स्ट कॉल के बाद। सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 की अभी तक कॉल्ड की नहीं गई, तो ₹10 की फेस वैल्यू में से ₹2 की सेकंड कॉल अभी तक मांगी ही नहीं गई है, तो बाकी कितने मांगे गए, ₹8 के हिसाब से मांगे गए। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ के हिसाब से, 800 × 8 64। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा, आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि अलॉटमेंट नहीं दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी तो उस पर प्रीमियम है, ठीक। और प्रीमियम कितने का है? 30% है, मतलब 10 का 30% 3 रुपीज़। तो 800 इंटू 3 कीजिए, कितना हो गया? 24। तो ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ही बता देता हूँ ना सीधा, टाइम नहीं जाएगा। ये रहा। अब देखिए ये बोला, देखिए 6400 का पार्ट, ये आ गया 2400 का पार्ट, तो ये 800 इंटू 8 आ गया। याद रखना 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल के हिसाब से अभी तक मांगी नहीं गई, तो जो कॉल्ड अप है वो है 10 में से 2 गए, बाकी 8 रुपीज़। फर्स्ट कॉल तक 8 रुपीज़ है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है उस पर? अलॉटमेंट पे था आपको पता है, और 30% प्रीमियम है तो 3 रुपीज़ है 10 का, तो 800 इंटू 3 24। अब देखिए अलॉटमेंट आप देख लेते कितने की थी, 5 रुपीज़ की थी, प्रीमियम मिला के तो 800 इंटू 5, ठीक है। और इसका देख लेते आपका जनरली कितना पार्ट था, आप खुद देखते कि मेरे को जहाँ तक इसमें पता चल रहा है ऊपर दे रखा है, ये रही। देखिए फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 800 इंटू 2 कितना है? 1600 के हिसाब से। और ये भी पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ा फिर बाद में क्या होगा, वापस नीचे आना पड़ेगा। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीशूड एज फुली पेड ऑफ 4 रुपीज़ 11 पर शेयर। बताइए 10 रुपीज़ वाले 11 में तो मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आपने टोटल किया 8800, उसमें से जो ये 5600 लेस किए तो ये 3200 आ रहे हैं, ठीक। और अगर आप देखना चाहो तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि अलॉटमेंट के कितने 2 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट के वैसे 5 हैं, लेकिन 3 रुपीज़ का प्रीमियम एक बार हटा दीजिए। और आप देख लीजिए कि आपके जो फर्स्ट कॉल के हैं वो कितने हैं, फर्स्ट कॉल के भी आपके जो है वो 2 रुपीज़ है, ठीक है। टोटल कितनी कॉल्ड अप की गई थी? 8 रुपीज़ के हिसाब से। अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ हैं, फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ है, तो एप्लीकेशन के कितने होंगे? 8 में से 4 गए तो 4। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके एप्लीकेशन के 4 रुपीज़ के हिसाब से ही आए हैं, 800 इंटू 4, ठीक। तो एक तरीके से आपका वेरीफाई हो जाता है, और वेरीफाई हो गया तो मतलब आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ज़रूर देखना, आपको आ जाएगा समझ में। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि ये आपने इशू करे बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने 200 शेयर ही किए, याद रखना 800 में से, तो बाकी 600 क्या हैं अभी भी इशू नहीं किए गए, रीशू नहीं किए गए, तो वो अभी भी शेयर फॉरफिटेड में दिखाए जाएंगे, ये याद रख लेना। यानी मैं बोल रहा हूँ 600 शेयर के हिसाब से इंटू 4 2400 रुपीज़ अभी दिखाए जाएंगे, या अभी निकाल के बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 11 रुपीज़ के हिसाब से आएगा, क्योंकि 1 रुपीज़ प्रीमियम एक्स्ट्रा था, उस पर रीइशू किए गए। कैपिटल में 10 रुपीज़ का पार्ट आएगा, 200 इंटू 10, और ये 200 इंटू 1 आ जाएगा, यही दे रखा था। अब देखिए शेयर फॉरफिटेड 32 है, ये थोड़ी पूरा का पूरा कैपिटल लेजर में डालोगे, जितने आपने रीइशू करें कितने 200। अब देखिए आप ऐसे निकालो, या जैसे मैंने आपको बता दिया, देखिए बेसिक क्या होता है, अगर आप देखिए ऐसे करके देखोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 4 रुपीज़ पर शेयर है, और एप्लीकेशन के भी कितने थे, 4 रुपीज़ पर शेयर थे। तो आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा पार्ट कि हाँ यार कितने रिसीव हुए। कभी कभी क्या बोलते हो सर जब ओवर सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो ज़्यादा पार्ट होता है, तो देखिए वो क्यों होता है, क्योंकि एक्सिस एप्लीकेशन का पार्ट आया होगा। तो जब शेयर एक्सिस आ जाता है तो उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन मनी का पार्ट ज़्यादा आ जाता है, तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड में हमें जब हमें दिखता है तो हमें ज़्यादा पार्ट दिखता है, तो वो इसीलिए आपको दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो जनरली एडजस्ट हुआ होता है। अगले क्वेश्चन जो बड़ा आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए 4 रुपीज़ के हिसाब से जैसे आप इंटू 200 करेंगे तो आपको पता चल गया कितना 800 का पार्ट है। शेयर फॉरफिटेड जो कैपिटल लेजर में जाएगा वो कितने का जाएगा, 200 शेयर के हिसाब से 800 रुपीज़ का पार्ट है, ठीक। या 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से देख लो इंटू 200, तो कितना आएगा 800 रुपीज़ का पार्ट आएगा, वही है सेम। तो शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट 800 का यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पे कोई डिस्काउंट पे रीइशू नहीं किया गया, तो पूरा का पूरा कैपिटल लेजर में 800 चले जाएगा। अब आप बोलोगे 32 में से 800 गए तो बाकी कितने बचे, 2400। आप चाहे करके देख लीजिए कि आपके 600 आपने रीइशू नहीं किए थे, तो वो अभी भी बचेंगे किसके हिसाब से, 4 के हिसाब से, वही आएगा 24। और चाहे आप 3200 अपॉन 800 इंटू 600 करके देख लीजिए, तब भी आपका वही आएगा। तो इसका मतलब अभी भी आपका सब्सक्राइब कैपिटल में दिखेगा पार्ट, ठीक है। अब अगला इलस्ट्रेशन आपका बड़ा है, ढंग से देखिएगा। अब देखिए आप में से कई बोलते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल का पार्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो बस क्या एक प्रैक्टिस के लिए है कि आप बिना ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल के भी कर सकते हैं।
अब देखिए मेरे को तो ओवर सब्सक्रिप्शन सही लगती है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर हम वैसे ही कैलकुलेशन के थ्रू कर लेंगे। तो देखिए तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, रफली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और टेबल में जनरली क्या होता है कि आपका उसके अलावा 1 मिनट का टाइम ज़्यादा लगता है, और जिसकी प्रैक्टिस होती है तो जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतनी ही जल्दी मैं कर लूँगा टेबल के थ्रू। पर एग्ज़ाम में आने से रहा, एग्ज़ाम में जनरली क्या आता है कि एक शेयर होल्डर है जिसको हमने क्या करा, 1000 शेयर दिए, अलॉट किए, पर उसने अप्लाइड ज़्यादा के लिए किया था। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि वो ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, तो पहले से ही क्वेश्चन में बता देगा कि 1 लाख शेयर इशू करे, 1,25,000 की क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। तो जो अलॉट किए गए वो प्रो रेट अलॉट किए गए, तो उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसको हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 1000 शेयर अलॉट किए हैं, तो उसका एप्लीकेशन निकालिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट भी आ जाते हैं, तो वो तो निकालना सिंपल है, अभी इसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए इस इलस्ट्रेशन में बोल रहा है तिरुपति लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 1 लाख रुपीज़ की। ये गलती से मेरे हिसाब से 1 लाख रुपीज़ नहीं है, 1 मिनट, ये 1 लाख शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये रुपीज़ हटा देना। तिरुपति लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऐसे है। तो ये 1 लाख शेयर है 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹70 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए वैसे आपको इससे भी समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट क्या है, गलत है रुपीज़ का, ठीक है। ये मत सोचिए कि 10,000 या 1000 के हिसाब से है कि 1 लाख रुपीज़ है तो अपॉन 100 कर देंगे 1000 शेयर होंगे, नहीं। ये 1 लाख शेयर है, एप्लीकेशन आपकी दे रही है 30 रुपीज़ के हिसाब से, अलॉटमेंट 70 में प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 रुपीज़ की फेस वैल्यू और 20 रुपीज़ का क्या है, प्रीमियम का पार्ट है। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो आपको पता है कि अगर आप चाहो तो 100 रुपीज़ के वाले पार्ट में एप्लीकेशन के 30 हटा दो, अलॉटमेंट के 50 हटा दो, क्योंकि अगर आप फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो बाकी 20 रुपीज़ की आ जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगी। अगर आप टोटल के हिसाब से देख रहे हो तो 120 है इशू प्राइस, 120 में 30 गए और 70 गए, तो 120 में 100 गए, तो बाकी 20 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आ जाएंगे। कैसे भी कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन कितनी की आ गई, 1,25,000 शेयर की रिसीव हुई। इट वॉज डिसाइडेड टू ए रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर, 5,000 वालों को नील, अलॉटमेंट इन फुल टू एप्लीकेंट फॉर 20। अब देखिए बिना टेबल के भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में याद रहेगा कि यार 5,000 वालों को क्या कर दिया, मना, और यहाँ पे बोल दिया 20 वालों को पूरे 20, और ये बोल रहा अलॉटमेंट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर प्रो रेटा अमॉन्ग द अदर एप्लीकेंट। अब देखिए आपको ये पता है कि 120 अप्लाइड है, और कंपनी अलॉट कितने करेगी, जितने कंपनी ने ऑफर किए हैं पब्लिक में, मतलब कितने शेयर, 1 लाख शेयर ऑफर किए। तो यहाँ पे मैंने टेबल के पार्ट में ये बना दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। बिना टेबल के भी आप बना सकते हैं, यहाँ रखना। देखिए ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। आप इसमें देख सकते हैं कि 5 वालों को नील, 20 वालों को फुल, और नीचे क्या बोला था कि बाकी जो भी बचे उनको क्या कर दिए, प्रो रेटा अलॉट कर दिए। तो बाकी कितने बचे थे बैलेंसिंग से, 1 लाख। 120 में आपको बताया कि 5 गए और 20 गए, तो बाकी कितने बचे, 1 लाख। अब 1 लाख वालों को कितने दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 लाख वालों में से ये 20 दे दिए थे। मैं इस 1 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जो इशू किए 1 लाख उसमें से 20 इनको दे दिए थे। तो इन जो 1 लाख वालों को इनको कितने देंगे, 80 ही देंगे। कितने देंगे, 80 ही देंगे। तो आप चाहे ऐसे भी बोल सकते हो 5:4 प्रपोर्शन है, देख सकते हो ना, 5:4। 5:4 का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में 5 शेयर वालों को 4 शेयर दिए हैं, कि जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है उन्हें 4 शेयर दिए हैं। तो ये हो गया प्रो रेटा, पूरा थोड़ी दिया है। जबकि आपको 20 और 20 का दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जिसने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 1 दिया, जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 2 दिए, जिसने 3 के लिए अप्लाई किया उसे 3 दिए, वो होता है फुल, ठीक। अब ये बोल रहा है कि मिस्टर राम होल्डिंग 1000 शेयर टू हुम शेयर हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। याद रखना कि राम ने अलॉटमेंट और कॉल लास्ट ही है, याद रखना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, तो आप फर्स्ट कॉल भी बोल सकते हो चाहे, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है। मिस्टर श्याम होल्डिंग 500 शेयर, तो ये अलॉटेड है, ये भी अलॉटेड है, अप्लाइड नहीं है, याद रखना, अलॉटेड दे रखे आपको डायरेक्ट। टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल मनी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये 1000 शेयर वाला तो इसको प्रो रेटा बेसिस पे था, मतलब ये किस कैटेगरी का है, ये अपना है इस कैटेगरी का, कहाँ गया, इस कैटेगरी का। और जो है 500 शेयर जिसमें क्या बोलते हैं, होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, मतलब अगर उसने अप्लाई किया 500 शेयर के लिए तो उसे 500 शेयर अलॉट किए गए थे, तो ये इस कैटेगरी का है। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन में, अभी आपको पता चल जाएगा। फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल मनी, दी शेयर वर फॉरफिटेड, ये शेयर फॉरफिट कर दिए गए। अब जो फॉरफिटेड शेयर थे ये रीइशू कर दिए गए। 1000 में से 800 फॉरफिटेड शेयर
मिस्टर राम के, और 200 ये देखिए 500 में से 200 फॉरफिटेड शेयर मिस्टर श्याम के रीइशू कर दिए गए एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर शेयर टू मिस्टर कृष्णा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ के हिसाब से थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ बोल रखा है क्या अलग से? नहीं, बस बोल दिया डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या है, 100 की ही फेस वैल्यू है और 10 के डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 90 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट डेबिट में जाएंगे। शो द नेसेसरी जनरल एंट्री इंक्लूडिंग कैश इन द बुक्स ऑफ तिरुपति लिमिटेड। मतलब कैश की भी एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट की भी क्या करनी है, एंट्री करनी है, अलग से आपको कैश बुक नहीं बनानी। अब देखिए आपको ये पर्टिकुलर एनालिटिकल टेबल दे रखी है, तो मैंने यहाँ अप्लाइड शेयर लिखा है, कई जने शेयर अप्लाइड लिखते हैं, एक ही बात है। तो अप्लाइड अलॉटेड एप्लीकेशन मनी, और ये जनरली आपका कहाँ जाएगा, जो अलॉटेड शेयर का है कैपिटल मनी। लेकिन आप बोल सकते हैं कि अगर कभी कभी एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी होता है, तो इसके अंदर जो पार्ट है वो कैपिटल का क्या है, फेस वैल्यू से लिंक होगा, और बाकी जो पार्ट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से लिंक होगा। ठीक है, तो आप जनरली देख लेना एप्लीकेशन का जो पार्ट है मनी का वो ज़्यादा आ जाता है। ठीक, कैपिटल मनी में हमें पता है कितना जाएगा, तो जो ज़्यादा आ जाता है वो एक्सिस मनी के फॉर्म में दिख रहा है। उस एक्सिस एप्लीकेशन मनी को आप कहाँ एडजस्ट करना चाहते हो, आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाहते हो, आगे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना चाहते हो, ऐसे होता है। अगर कोई बच गया तो रिफंड कर देते हो। ठीक है, तो वो किसके ऊपर होता है, एक तरीके से आर्टिकल्स की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो हमारा क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट तक जाएगा, बाकी रिफंड हो जाएगा, ऐसे बोल देता है कभी कभी, या कुछ नहीं बोलता। तो जनरली हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट पे करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल पे करते हैं, जहाँ तक हमारी लास्ट कॉल होती है वहाँ तक एडजस्ट हो जाएगा। पर मेरे पास जनरली इतना था ही नहीं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे में कोई आगे जाने का पार्ट था ही नहीं। जो भी आपको रिफंड दिख रहा है वो शुरू में इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5000 वाले को कुछ भी नहीं दिए। तो हमें पता है कि शुरू से जो एक्सिस मनी होगी वो एडजस्ट हो ही नहीं सकती। तो याद रखना, जब भी किन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप वालों को, ऐसे शेयर होल्डर जिनको हमने दिए ही नहीं है कुछ भी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उनका आगे पार्ट एडजस्ट होगा ही नहीं। जिनको फुल दिए हैं तो उस केस में कोई एक्सिस मनी आएगी ही नहीं। तो जनरली एक्सिस मनी किन की आती है, जिनको हमने प्रोरेटा दिए हैं। प्रोरेटा का मतलब क्या हुआ, उन्होंने जितने के लिए अप्लाई करा उनसे कम दिए, सीधी सी बात। तो आप जब भी बिना टेबल के देखते हैं, मैं बिना टेबल के भी सॉल्व करा सकता हूँ। मैं जनरली क्या बोलता हूँ, एप्लीकेशन कितने की आ गई, 125 की एप्लीकेशन आ गई, कितने रुपीज़ के हिसाब से आई, 30 रुपीज़ के हिसाब से। एप्लीकेशन 30 रुपीज़ है, देख लेना। तो आप पहली एंट्री जब भी देखोगे तो क्या दिखेगी आपको, देखिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 125 इंटू 30 दिखेगी। फिर आपको मैं क्या बोलूँगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में मैं कितने डालूंगा, 1 लाख शेयर के हिसाब से, क्योंकि जितने मैंने इशू करे हैं उतने ही मैं अलॉट कर पाऊंगा। मैं 125 अलॉट कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं तो 1 लाख ही अलॉट कर पाऊंगा। तो कैपिटल में उतना ही पार्ट जाएगा, किसके हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक, अगर ये प्रीमियम पे होता तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। बस मैं यही तो बताना चाहता हूँ आपको, बस ये पार्ट हो गया 30 लाख। तो 3750 में 30 लाख चले गए, तो बाकी 750 मेरे पास ज़्यादा आया। चाहे देख सकते हो 25,000 शेयर के हिसाब से 30 रुपीज़, 25,000 शेयर के हिसाब से, समझ गए। तो वो 7,50,000 ज़्यादा आए हैं, जिसमें से मैंने 5,000 वालों को मना कर दिया। ठीक है, तो 5,000 टू 30 150 हो गया। तो आप क्या बोलोगे, बाकी अलॉटमेंट में जाएगा, ज़रूरी नहीं है। क्या पता अगर अपना पार्ट इतना ज़्यादा होता, मतलब एक्सिस पैसा इतना ज़्यादा आया होता कि अलॉटमेंट का जो भी ड्यू अमाउंट होता है, मतलब जो आप सेकंड कॉल मांगते उस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट हो सकता था। तो क्या पता उसका और भी पैसा बचता, यानी हमारे पास एक्सेस और बचता, तो वो आगे क्या पता कॉल्स इन एडवांस में चले जाता। मतलब फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो सकता था, सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट हो सकता था। तो हमें देखना पड़ता है। फिर हमें क्या देखना पड़ता कि भैया हमने 1 लाख वालों को कितने अलॉट किए, 80 अलॉट किए। तो ये तो आपको वैसे ही रफली देखना पड़ता। तो ये तो चलो आप बाकी सारा समझ गए, लेकिन आपको ये रफली देखना पड़ता कि यार 1 लाख वालों को कितने 80 अलॉट किए, और 1 लाख के 30 के हिसाब से 30 लाख रुपीज़ का पार्ट आ गया, और 80,000 अलॉट किए तो 80 के हिसाब से 30 रुपीज़। मतलब ये बोल सकते हो कि 20,000 शेयर्स एक्सिस का पार्ट है, और 20,000 शेयर पे 30 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख कंपनी के पास अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा इन शेयर होल्डर से मांगती है और बोलती है कि आपके 80,000 के हिसाब से 70 रुपीज़ की अलॉटमेंट का बचा हुआ है, मतलब 56 लाख, तो उसमें से कंपनी के पास 6 लाख तो पहले से ही पड़े, तो कंपनी क्या करेगी, 6 लाख एडजस्ट कर लेगी। तो इसका मतलब अलॉटमेंट तो पूरा ही एडजस्ट हो गया। तो आपका जो पार्ट है वो कॉल्स इन एडवांस का आएगा ही नहीं। तो बिना टेबल के भी आपका हो सकता है, टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ टेबल के थ्रू आपको क्या पता चलता है, कैसे, ये देखिए एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़ के हिसाब से, तो 5,000 इंटू 30, और कैपिटल मनी में भी 30 रुपीज़ के हिसाब से चले जाएगा। तो देखिए नील इंटू 30, 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30, तो आप देख सकते हो 6 लाख और 6 लाख, 1 लाख इंटू 30, 30 लाख, 80,000 इंटू 30, 24 लाख, ये आ गया। अब जो गैप आ गया वो आ गया एक्सिस मनी।
आपको पता है कि जहाँ पे आपने अलॉट ही नहीं करे तो सीधी सी बात है, अगर आप एडजस्टेड करोगे अलॉटमेंट पे तो 70 रुपीज़ के हिसाब से करोगे। और ये पता करना है कि देखो एक्सिस मनी जो भी है वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा आई हुई है, तो एप्लीकेशन पे जो ज़्यादा आई है या तो रिफ़ंड कर दो, ये होता है ना। पर यहाँ पे क्या बोल दिया, किस पे एडजस्ट होगी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। अलॉटमेंट कितनी मांगते हो, 70 रुपीज़ के हिसाब से। अभी नहीं मांग रहे अलॉटमेंट, लेकिन क्या बता रहे हो कि एक्सिस जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया है वो हमने एडजस्टमेंट पे क्या कर दिया, सॉरी अलॉटमेंट पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया तो कैसे करोगे, देखिए अलॉटेड शेयर के हिसाब से। तो आपने नील दिए हैं तो सीधी सी बात है नील इंटू 70 करो तो नील ही होगा। तो इसका मतलब ये एक्सिस मनी क्या होगा, एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिफंड, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं दिया। तभी मैंने बोला पहले से ही जनरली इनका पता रहता है। अब इनका देखिए तो यहाँ पे देखिए एक्सिस मनी है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। करके भी देखिए 20,000 इंटू 70 कितना होता है, 14 लाख, लेकिन यहाँ पे नील है तो पैसा एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है एक्सिस, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, सीधी सी बात नील। लेकिन यहाँ पे देखिए 80,000 इंटू 70 56 लाख, पर एक्सिस कितना पड़ा है, सिर्फ 6 लाख पड़ा है, तो वहाँ तक ही एडजस्ट हो पाएगा। आप बोलते सर यहाँ पे 6 लाख की जगह 60 लाख होता तो मैं क्या बोलता, ये 56 लाख पूरा एडजस्ट हो जाता, बाकी 4 लाख आगे जाता, जो कि कहाँ एडजस्ट होता, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होता। समझ गए। अगर ये 60 लाख होता तो आपका जो अलॉटमेंट पे 80,000 इंटू 70 वो कितना होता, 56। तो 60 लाख में से 56 गए तो बाकी कितने बचते, 4 लाख, वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होते ऐसे। तो जनरली आपको बस ये पता रहना चाहिए हल्का सा पार्ट, तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दो पर्टिकुलर एंट्री वो इससे लिंक की थी। आप देखना कि जो मैंने बताया कि कैपिटल का जितना पार्ट है वो कैपिटल में जाएगा, तो देखिए पहली एंट्री इसके थ्रू कैसे हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा का फ़र्क पड़ गया, पर ये 37,50,000 ही याद रखना। तो 37,50,000 ये आपका 30 लाख कैपिटल में, अलॉटमेंट में कितना है 6 लाख, और बैंक में कितना है 150। तो जो रिफंड का पार्ट है वो बैंक को डिनोट करता है। ये बताता है कि एप्लीकेशन के टाइम ही कितना ही एक्सिस पैसा जो आया था जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, या फर्स्ट कॉल पे किया है, सेकंड कॉल पे किया है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए एक अलग से अकाउंट खुलता है जिसे हम बोलते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस, लेकिन अलॉटमेंट के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलता। तो 6 लाख एक तरीके से पहले ही आ चुके हैं, ये बोल दिया, 1,50,000 को रिफंड कर दिया, और 30 लाख टोटल मिला के हो गए 37,50,000। तो आप देख सकते हैं, चाहे आपको एंट्री भी पता चल गई है 2 शुरू की। अब देखिए अलॉटमेंट मांगिए। अलॉटमेंट आपको पता है कि 70 रुपीज़ के हिसाब से है, जिसमें से आपका 50 रुपीज़ तो क्या है फेस वैल्यू का पार्ट, और 20 रुपीज़ क्या है प्रीमियम का है। अब जो अलॉटमेंट मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, वो किसके हिसाब से मांगेंगे, जितने हमने इशू करे, ये नहीं कि जितने की एप्लीकेशन मिली है। क्योंकि 25,000 शेयर के हिसाब से जो ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी 30 रुपीज़ पे, मतलब 7,50,000, तो 7,50,000 रुपये जो ज़्यादा आए थे वो हमने क्या कर दिए, यहाँ एडजस्ट कर दिए। तो जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो वो 1 लाख शेयर की मांगेंगे। 1 लाख इंटू कितने के हिसाब से आएगा, 70 के हिसाब से, 70 लाख, इसमें 50 रुपीज़ यहाँ आएगा और 20 रुपीज़ यहाँ आएगा। अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार किसने नहीं दिए। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राम है जिसको क्या किए थे, 1,000 शेयर अलॉट किए थे प्रोरेटा बेसिस पे, और मिस्टर श्याम है जो कि 500 शेयर होल्ड करके बैठा है, जिसने क्या नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। तो इसको छोड़िए अभी शाम को, अभी तो राम पे देखिए, क्योंकि अलॉटमेंट से रिलेटेड इसने नहीं दिए राम ने, ठीक। पर ये प्रोरेटा बेसिस पे था, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हमने अलॉट किए होंगे प्रोरेटा बेसिस पे तो इसने एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए की होगी, ठीक। तो जैसे आप देख सकते हो कि 1 लाख वालों को 80 अलॉट किए, और ये 80 के ग्रुप में कि इसको हमने कितने दिए 1,000, तो इसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। जो राम है उसको हमने अलॉट कितने करें 1,000, वो किस ग्रुप में 80 में, तो 1 लाख का मतलब क्या हो गया, उसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा। वैसे मैं बता देता हूँ 1250 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि 1250 शेयर के लिए अप्लाई किया था। पर कैसे, अभी बता देता हूँ एक बार। देखो सबसे बढ़िया तरीका तो निकालने का यही है, मेरे को तो जो समझ में आता है कि देखिए अलॉटेड आपके कितने 80,000, ये ग्रुप वाले कि पर्टिकुलर ये ग्रुप है, मान लो सी कैटेगरी है, तो सी कैटेगरी वालों में हम बोल सकते हैं कि 80,000 जो अलॉटेड शेयर है उसमें जो राम है सी कैटेगरी में उसको कितने अलॉट किए 1,000। तो अलॉट के नीचे अलॉट का पार्ट आ रहा है, आपका दिख रहा है, अलॉट के नीचे अलॉट का पार्ट आ रहा है। तो 80,000 वालों में से राम को कितने किए थे 1,000 अलॉट किए थे। तो अगर जो 80,000 वाले हैं उन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था, तो राम ने कितने के लिए अप्लाई करा, तो देखिए अलॉट के नीचे अलॉट का पार्ट जाता है, और जो भी अप्लाइड का पार्ट है वो देख लीजिए। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, करके देखना, ये गया अपना 3 0, ये गया अपना 1 0।
अब आप 10,000 अपॉन 8 करके देख लेना तो क्या आएगा 16, हाँ तो ये 1250 ही निकल के आएगा। तो 1250 शेयर निकल के आ गया। और सीधी सी बात है, जब अलॉट करोगे 1000 तो अप्लाइड ज़्यादा ही निकल के आएंगे। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं तो उनका और कम निकल के आ जाता है, तो वैसे ही गलती पता चल जाती है। तो याद रखना कि अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड क्या होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। किसके केस में, प्रोरेटा के केस में। तो वैसे ही समझ में आ जाता है। एक ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो ना, अगर आपको रखने में दिक्कत हो रही है तो 80,000 रख दीजिए। आपको पता है कि अलॉटेड कितने 1000 यहाँ पे। तो देखिए मैंने क्या बोल दिया कि 80,000 जो अलॉट है वो 1 लाख की कैटेगरी से रिलेटेड है। ऐसे भी बोलते हैं लोग कि 80,000 अलॉटेड है, उस पर अप्लाइड का बात कितना है 1 लाख। तो जिसको 1000 अलॉट किए होंगे उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 1250 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो इसका मतलब उसके कितने शेयर एक्सेस आ गए, 250। 250 के हिसाब से उसके कितने रुपए ज़्यादा आ गए एप्लीकेशन पे, 7500 रुपीज़, 7500 रुपये। ठीक है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे 25,000 है, तो यहाँ पे देखिए 25,000 का पार्ट दे रखा है, लेकिन आप देखिए इनसे लिंक है ये। ठीक, तो जनरली यहाँ पे 1 लाख और 80, तो अगर आप 25,000 से देखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको जनरली इससे लिंक करके देखना है। तो आप देख सकते हो कि जनरली 25 इंटू 30 के हिसाब से 7500 का पार्ट है। और एक और चीज़ याद रखना कि अगर उसकी अलॉटमेंट नहीं आई तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 1000 शेयर उसको अलॉट किए थे और उसके हिसाब से 70 नहीं है, 70,000। क्योंकि अभी देखिए मैंने क्या बताया, उसके 250 शेयर एक्सिस है और 30 रुपीज़ की एक्सिस एप्लीकेशन मनी है, और वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसका भी एक्सिस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। तो कंपनी ये नहीं बोलेगी कि आपके 1000 के शेयर के हिसाब से 70 ड्यू है 70,000, वो ये बोलेगी कि 70,000 ड्यू है, जिसमें से 7500 तो हमने क्या कर दिया, आपका एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो बाकी जो आपका बचा वो कितना बचा, 62,500 बचा, जो कि क्या है, ड्यू है, यानी कॉल्स इन एरियर है, जो कि किस पे है, अलॉटमेंट पे, बकाया है अलॉटमेंट पे। तो 70,000 बकाया नहीं है, 62,500 है। एक तरीका तो ये होता है कि पहले क्या कीजिए, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का, मतलब राम का एक्सिस शेयर का पार्ट निकाल लीजिए। आपको पता है कि राम का एक्सिस शेयर 250 शेयर है और उस पर एप्लीकेशन के हिसाब से कितने रुपीज़ आए हैं, 7500 आए हैं, जो कि कहाँ एडजस्ट हुए हैं, आपको इससे पता चला अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है। तो आपको पता चला कि 1000 इंटू 70 उससे 70,000 मांगते, लेकिन उसमें से 7500 तो पहले ही एडजस्ट कर दिए। तो इसका मतलब उसका जो ड्यू अमाउंट है वो कितना है, 62,500। तो जब भी आप फॉरफिट की एंट्री करते हो तो क्या होगी, या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करोगे तो कितने से लेस होगा, 62,500 से लेस होगा। तो चाहे देख लीजिए ना कि 70 लाख का अलॉटमेंट है डेबिट, उसमें से 6 लाख क्या हो गया, आपको पहले ही मिल चुका था, तो 64 लाख। 64 लाख में से 62,500 गए, तो बाकी कितना बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 63,37,500 का पार्ट आपका आ गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के हिसाब से तो निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको 62,500 बताया। आप बस ये याद रखना कि जितने अलॉट किए गए हैं, जैसे 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं, तो उस पर अप्लाइड का पार्ट क्या है। तो हमेशा याद रखना अलॉट के नीचे अलॉट का पार्ट जाता है। तो जब भी आप 1000 शेयर लिख लेते हैं तो नीचे आप 80,000 जो बता रहे हो, पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बता रहे हो कि वो किस ग्रुप से रिलेटेड है, कि 80,000 जो टोटल ग्रुप को अलॉट किए थे उसमें से उसको राम को 1000 मिले थे। तो अगर 1 लाख शेयर के हिसाब से आप देखोगे जो अप्लाइड शेयर है, तो इसके हिसाब से जो राम है उसको कितने, राम ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, तो राम ने 1250 के लिए अप्लाई किया था। तो 1250 और 1000 का डिफरेंस 250 शेयर आ गया। अब 250 शेयर के हिसाब से आप खुद सोचिए कि अगर 1250 के लिए वो अप्लाई करता है तो वो 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के हिसाब से दे देता है। तो अगर 1000 इंटू 30 देखोगे तो हम क्या बोलेंगे, वो तो इसका एक तरीके से अलॉट का पार्ट है, जो कि हम बोल सकते हैं कि वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल में चले गया, मतलब वो फेस वैल्यू का पार्ट है। बाकी 250 शेयर के हिसाब से उसका ज़्यादा पार्ट था, क्योंकि 250 शेयर उसको अलॉट किए ही नहीं गए। तो उसका जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी का पार्ट था वो था कितना, 7500 का। इसलिए हमने क्या बोला कि जब अगली बार उससे अलॉटमेंट मांगते तो क्या बोलते, भाई आपके 70,000 रुपये का है। ठीक है, तो वो दे ही नहीं पाया, उसको हमने नोटिस दे दिया, 14 डेज हो गए, नहीं दे पाया तो हमने जब्त कर दिए, फॉरफिट कर दिए। तो हमने क्या बोला भाई, 70,000, कंपनी क्या बोलेगी, 70,000 मांगे थे लेकिन नहीं मिले। लेकिन हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं हूँ एक पर्सन, मुझे पता है कि मैं क्या बोलूँगा, भैया आपके पास 7500 तो एक्सिस आ ही गया था। तो कंपनी बोलेगी हाँ 70,000 में से 7500 आ गया, तो मतलब हमारे पास 62,500 नहीं आए। तो वैसे 70 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ड्यू बोल रहे थे, पर मान के चलो कि 62 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से ड्यू हो गया उसका पर शेयर के हिसाब से पार्ट अलॉटमेंट का,
क्योंकि बाकी तो पैसा मिल ही गया था, 7500 रुपीज़ तो उससे मिल ही गए थे। तो अगर आप टोटलिंग में देखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार 70 लाख रुपीज़ टोटल पूरी पब्लिक से मांगे गए, जिसमें से 6 लाख तो क्या है, एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा था जो अलॉटमेंट पे पहले ही एडजस्ट हो गया था। कब? एप्लीकेशन के टाइम ही। तो जब हमने मांगा तो पूरे से मांगेंगे, लेकिन उसमें से 6 लाख नहीं मिलेंगे, तो बाकी 64 मिलेंगे। 64 में से आपको पता है कि एक पर्सन राम जो 62,500 नहीं दे पाया, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 63,37,500। क्योंकि देखिए जब फॉरफिट करेंगे तब हम कितने से लिखेंगे अलॉटमेंट को? क्रेडिट 62,500 से, ना 70 से। ठीक है। अब एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप पूरे ग्रुप के हिसाब से देखिए। पूरे ग्रुप का मतलब इस कैटेगरी, अगर किसी ने ये कैटेगरी के हिसाब से कर दिया तो गलत हो जाएगा, याद रखना। देखिए ये कैटेगरी हिसाब से किसी किसी का सही कैसे आ जाता है, क्योंकि तब ये लाइन नहीं होती। ये लाइन नहीं होती तो क्या होता है, ये 1,05,000 होता है। 1,05,000 में से यहाँ पे कितना होता है? 80 होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी 1,05,000 और 80 का 25 का गैप है, और आपको पता है कि यहाँ पे ये 1,05,000 था, तो 1,05,000 और 80 का 25 का गैप है। तो चाहे इस कैटेगरी से करो चाहे इस कैटेगरी से, यानी टोटल से करो, सेम ही रहता है। लेकिन याद रखना कि राम किस कैटेगरी से रिलेटेड है? इससे, और ये तो टोटलिंग है, तो इस पर ध्यान मत देना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान के चलो कि कंपनी इनसे तो मांगेगी नहीं क्योंकि इनको रिफंड कर दिया, इनसे पूरे मांग लेगी, और आपको पता है कि इसमें कोई शाम था जिसने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो अलॉटमेंट का तो उसका कोई पार्ट ही नहीं आ रहा, ये मान के चलिए। अब देखिए आपको पता है कि जिनको हमने 1 लाख की जगह 80,000 शेयर अलॉट किए थे, तो उससे अलॉटमेंट के कितने मांगेंगे इन ग्रुप से? 80,000 शेयर पे क्या बोलेंगे भाई, आपके 56 लाख बचे, ये दीजिए। ठीक है। तो उसमें से कंपनी क्या बोलेगी, आपके 6 लाख तो पहले से ही आ चुके थे, जो कि हमने टेबल बना के बता दिया था, और बता दिया था कि एक्सिस एप्लीकेशन का पार्ट एडजस्ट कर दिया गया। तो इन ग्रुप वालों से क्या बोलेंगे कि आपके 50 लाख ड्यू बचे हैं, जो कि किन शेयर पे हैं? 80,000 शेयर पे। आपके 50 लाख है जो 80,000 शेयर पे है, तो इंटू 1,000 शेयर पे क्या होंगे? तो अपने हाथ में कैलकुलेटर लीजिए, 50 लाख अपॉन 80,000 इंटू 1,000 कीजिए, 62,500 आएंगे। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन कैलकुलेटर होना चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 50 लाख अपॉन 80,000 करोगे तो 62 रुपीज़ 5 पैसे, 62 रुपीज़ 5 पैसे पर शेयर आएगा। इसका मतलब क्या है कि वैसे सोच रहे थे कि ड्यू कितना है 70 रुपीज़, पर नॉर्मली ड्यू कितना है, क्योंकि 6 लाख आ चुके हैं, तो नॉर्मल ड्यू इसके हिसाब से। तो टोटल एरियर तो ये था, लेकिन उसमें से 6 लाख मिल चुके हैं, तो क्या बोलेंगे कि 50 लाख के हिसाब से पर शेयर पे जो ड्यू है वो है 62 रुपीज़ 50 पैसे। उसके हिसाब से इनटू कीजिए कितने, राम से रिलेटेड, राम को कितने अलॉट किए थे? 1,000, तो कितना आएगा? 62,500। ठीक है। एक इस तरीके से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 80,000 टू 70 करोगे 56, उसमें से 6 लाख आ गए। तो आप देखिए अगर आप 50 लाख करते हो तो ये भी पागल बनने का तरीका होता है कि देखिए 1 लाख शेयर है, तो आपको पता है कि अप्लाइड, तो इनटू यहाँ पे आपको उसके राम के अप्लाइड लेने पड़ेंगे, निकाल के देख लीजिए, तब भी यही आएगा 62,500 ही आएगा। क्योंकि उस वक्त आपने क्या करा, डिवाइड 80 करा, 80,000 और इनटू 1,000 किया, जो अभी मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे अलॉट के नीचे अलॉट का पार्ट आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो वैसे आप देख सकते हो ये 1250 का पार्ट है और ये 1 लाख का पार्ट है, तो ये अप्लाइड से लिंक है। तो अगर आप 50 लाख, मैं एक बार कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, अपॉन 1 लाख करोगे तो 50 रुपीज़ पर शेयर इंटू 1250, तो 62,500 ही आपका आएगा। तो लॉजिक बता रहा हूँ आपको, वैसे नीचे मैंने वर्किंग नोट में बता रखा है, ये रहा, मैंने इसके हिसाब से कराया। और अगर आप फेस टू फेस वीडियो जो मैंने आपको है ना ग्रुप में प्रोवाइड की हुई है उसके हिसाब से भी देख सकते हो, चाहे पुरानी वीडियो है, लेकिन मैंने क्या उसमें दोनों कॉन्सेप्ट कवर कराए हैं। तो 80,000 टू 70 के हिसाब से 56 लाख, उसमें 6 लाख एडजस्ट हो गए, तो बाकी कितने बचे? 50 लाख। 50 लाख अपॉन 80 करेंगे तो इंटू 1,000 पे कितना एरियर होगा राम का? 62,500 होगा, ये आ गया। अब देखिए आपको एंट्री दिख गई होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने से, जितने से नहीं मिला वो हटा दिया गया, आ गया समझ में? 63,37,500 कैसे आया? 70 में से 6 लाख गए, पहले आ चुके थे, और 64 लाख में से ये 62,500 राम के नहीं है। अब फाइनल कॉल मांगिए, वही 1 लाख शेयर पे कितने के हिसाब से आएगी? 20 के हिसाब से 20 लाख। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मैंने बोला राम की नहीं आई थी, तो राम की फर्स्ट कॉल और शाम की फर्स्ट कॉल नहीं आई थी। ठीक है। तो आप देख सकते हो राम की नहीं। अब आप बोलोगे कि सर राम पे भी तो एडजस्ट करने की जरूरत होगी, नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल का कोई पार्ट बन ही नहीं रहा, तो हमने क्यों करा अलॉटमेंट पे एडजस्ट? क्योंकि एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे गया था, इसलिए हमने ये बोला कि 1,000 शेयर पे इंटू 70 के हिसाब से 70,000 एरियर नहीं है, 62,500 है, क्योंकि उसके 250 शेयर एक्सिस शेयर थे
और 30 रुपीज़ की एप्लीकेशन के हिसाब से 7500 ज़्यादा आ गए थे। तो 70,000 में से जो 7500 है वो लेस कर दिए थे, तो बाकी 62,500, या जो मैंने नीचे तरीका बताया कि 80,000 इंटू 70 56, उसमें 6 लाख गए 50 लाख, 50 लाख अपॉन 80 पे है तो इंटू 1000 पे कितने होंगे। तो जैसे देखो मेरे को मैनुअली याद है, वैसे ही आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए राम के कितने हैं 1000 शेयर, उसने क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दी, और कॉल का कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे 1000 के हिसाब से इंटू क्या करेंगे 20 करेंगे। और यहाँ पे देखिए 500 शेयर है, 500 के हिसाब से इंटू 20 करेंगे। 1000 इंटू 20 20,000, और शाम के कितने 500 इंटू 20 10,000, टोटल मिला के कितने हो गए 30,000। आपने कितने मांगे 1 लाख शेयर के हिसाब से मांगे, ठीक। तो 1 लाख शेयर के हिसाब से इंटू 20 कितने होते हैं 20 लाख, उसमें से 30,000 नहीं आए। तो देखिए आप 98,500 का मतलब क्या हुआ, जो 1500 शेयर हैं जिसमें राम के 1000 है और शाम के 500 है, तो 1500 शेयर के हिसाब से इंटू 20 करके देखिए, तो जो गैप है इन दोनों का वो 30,000 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही फॉरफिट कर दिया गया, ऊपर चाहे पढ़ के देख लेना, फॉरफिट कर दिया गया फर्स्ट कॉल के बाद, तो दोनों के ही फॉरफिट कर दिए गए। इसने एक साथ एंट्री कर दी, लेकिन नीचे मैंने अलग से भी दोनों की एंट्री करा के बताई है। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की पहले एक साथ बता रहा हूँ, फिर अलग अलग बता दूंगा, ठीक। ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का जो आप पार्ट देख रहे हैं, तो आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, हमने क्या बोला कितने शेयर फॉरफिट कर दिया, राम के 1000 शेयर और शाम के कितने 500, तो टोटल मिला के कितने होंगे 1500 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, तो 1500 इंटू 100 कितने होते हैं 150। अब आपको पता है कि अगर अलॉटमेंट राम की नहीं आई तो उस पर जनरली क्या था, प्रीमियम का पार्ट था। बस आपको क्या करना पड़ता है, बार बार ऊपर आके दिखाना पड़ता है। इसमें थोड़ी लिमिटेशन ये है, वाइट बोर्ड से रिलेटेड क्या है कि पर्टिकुलर हम क्या कर सकते थे, एक ही जगह क्वेश्चन रहता तो फटाफट देख लेते। अब देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत तो होगी, फिर भी बेयर करना थोड़ी सी दिक्कत। देखिए प्रीमियम 20 रुपीज़ के हिसाब से, जिसमें आपको बोल दिया 30 एप्लीकेशन में 70 अलॉटमेंट पे था, जिसमें मैंने बताया था 50 + 20, तो आप देख सकते हैं 1000 शेयर और 500। अब देखिए यार रखना 1000 में से 800 क्या कर दिया री इशू, और 500 में से 200 कर दिए, ये किए थे। तो आप देख सकते हो कि इसका जो अलॉटमेंट का था वो 62,500 निकला था ड्यू कॉल सिनेरियर, और जो है ना राम का यहाँ पे था 1000 शेयर पे 20 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का 20,000, और शाम का कितना था 10,000 फर्स्ट कॉल का था। शाम का अलॉटमेंट तो था नहीं, तो 30,000 याद रखना। तो अलॉटमेंट पे 62,500 जाएंगे और इस पर 30। अब आप खुद देख सकते हो कि फर्स्ट कॉल तक मांगा गया है, तो फर्स्ट कॉल तक आपका कितना पार्ट आ रहा है, फर्स्ट कॉल तक तो लास्ट कॉल थी, तो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ के हिसाब से आएगा। तो आप देख सकते हो 1000 + 500 1500, 1500 इंटू 100, और अलॉटमेंट का पार्ट है तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी नहीं आया। आप एक और चीज़ याद रखना, आप सोचिए कि इस जो राम का था वो राम का एक्सिस पैसा कितना था 250 के हिसाब से 30 रुपीज़ 7500, जो कि मैंने क्या बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया कि 70,000 रुपीज़ इससे लेने थे राम से, 1000 शेयर के हिसाब से कितने रुपीज़ अलॉटमेंट पे 70 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन उसमें से 7500 एडजस्ट हो गया। अब देखिए अगर उससे प्रीमियम का पार्ट मांगिए एक बार 1000 शेयर पे, मांग के देखिए प्रीमियम कितना है 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, तो एक बार अलग से देखिए 20,000, और इसका जो एक्सिस था जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया 75, तो देखिए प्रीमियम का पैसा भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिल पाया पूरा। तो अगर प्रीमियम पूरा नहीं मिल पाता याद रखना, तो 7500 जो 20,000 का पार्ट है जो प्रीमियम का, वो पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना, तभी इसने प्रीमियम को डेबिट कर रखा है। अगर याद रखना कि उसका जो एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा मान लो 25,000 आता, तो हम क्या बोलते हैं यार प्रीमियम तो मिल ही चुका होगा, अलॉटमेंट पे प्रीमियम तो मिल ही चुका होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो टोटल अमाउंट मिला उसमें से क्या बोलते हैं, जब एक्सिस एप्लीकेशन मनी मिलता है ना, तो हम क्या बोलते हैं यार प्रीमियम तो मिल चुका होगा, लेकिन प्रीमियम ही सिर्फ कितना था, एक तरीके से देखिए 20,000 था और मिला कितना, सिर्फ 7500 ही मिला, तो हम क्या बोलेंगे प्रीमियम मिला ही नहीं। प्रीमियम नहीं मिला तो इसलिए प्रीमियम को डेबिट कर दिया। तो जब भी प्रीमियम नहीं मिलता कंपनी के लिए क्या होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आता और वहाँ से हट जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आ गया। अलॉटमेंट पे देखिए ये आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बताया दोनों का मिक्स आया, 1500 शेयर के हिसाब से इंटू 20 रुपीज़ करके देख लीजिए। और ये किसका है, राम का है, 62,500 ये लिखा हुआ, याद रखना क्या लिखा हुआ है 62,500। 170 में से लेस करोगे तो 77,500 आ जाएंगे। अब देखिए इसमें आपका पता है क्या, राम का पार्ट भी है और शाम का पार्ट भी है। किसका पार्ट है, राम का पार्ट भी है और शाम का पार्ट भी है। और जो वो शेयर है वो क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। किस पे कर दिया, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे रीइशू कर दिए। राम के कितने 800 और शाम के कितने 200, तो टोटल कितने कर दिए 1000। तो बैंक अकाउंट डेबिट में देख लीजिए 1000 इंटू 90,
और डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज़, और शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितनी थी 1 लाख। अब आप क्या बोलते हो कि सर 77,500 में से 10 गए, तो गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रीशू कितने में 1500 में से 1000 ही हुए हैं, जिसमें से 1000 के 800 किसके हैं राम के हैं, और 500 में से 200 किसके हैं श्याम के हैं। तो आपको अलग अलग निकालना था, तो इसके लिए आपको दोनों का अमाउंट अलग अलग चाहिए था, इसलिए मैं साथ साथ प्रेफर नहीं करता, मैं दोनों का अलग अलग फॉरफिट का अमाउंट एंटर करना प्रेफर करता हूँ। मैं 2 एंट्री अलग प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 एंट्री जानबूझ के आपको करा के बता दी। तभी मैंने बताया कि क्वेश्चन मेरा बड़ा है और समझाने का पार्ट भी बड़ा है। तो 4 1000 शेयर एंड 4 500 शेयर, ये राम के लिए याद रखना और ये श्याम के लिए, ठीक है। अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे तो 1000 इंटू 100, क्योंकि देखिए आप ऐसे सोचिए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं आई, फर्स्ट कॉल तक 100 रुपीज़ मांग लिए गए थे और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, तो 1000 इंटू 20, तो देखिए 1 लाख रुपीज़ और 20,000, 1,20,000 हो गया। अलॉटमेंट नहीं आई राम की, राम के 1000 इंटू 20 के हिसाब से 20,000, जो कि आपको पता है कि आपने 20 + 10 30 ऊपर लिखे थे, ध्यान हो तो 1 लाख + 50 ऐसे लिखे थे 1,50,000 और 20 इसका था, तो देखिए ऊपर आप देख लेना एक बार, ये रहा दिख रहा है ना ये, अब देख सकते हो 30, तो जिसमें 20 किसका है राम का है। तो ऐसे अलग अलग लिखिए, तो जिससे क्या होगा 1,20,000 में से ये जाएंगे तो ये 37,500 निकल के आ जाएंगे। और दूसरा पार्ट देखना, देखिए यहाँ पे शाम से रिलेटेड 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 500 इंटू 100 50,000 मांगी थी, जिसमें से फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो बाकी क्या मिल गया शेयर फॉरफिटेड में एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पार्ट मिल गया। अगर चलो देखो एक बार मैं निकाल के भी बता देता हूँ, एप्लीकेशन कितनी थी आप देखिए 30 रुपीज़, अलॉटमेंट कितनी थी आप बोलोगे 70, मैं बोलता हूँ प्रीमियम नहीं आता फॉरफिटेड में, तो ये बताइए कितनी थी 50 रुपीज़ थी, 80 रुपीज़ हो गई पर शेयर, 500 इंटू 80 करके देखो 40,000 ही निकल के आएगा। अब आप बोलोगे सर इसका भी करके दिखाओ, इसका भी करके दिखा सकता हूँ, बताइए क्या होगा 1000 शेयर है, उसके हिसाब से हमने क्या बोला अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो क्या आई एप्लीकेशन आई होगी, सिर्फ एप्लीकेशन कितने की है 30,000। आप क्या बोलोगे सर कि 30,000 बोल रहे हो आप, तो यहाँ तो 37,500, तो दिमाग लगाओ कि जो शेयर होल्डर था राम, ये राम से रिलेटेड बोल रहा है, राम ने कितने के लिए अप्लाई किया था 1250 1250 शेयर के लिए, उसे अलॉट कितने किए थे 1000, तो उसका 250 शेयर पे एप्लीकेशन का कितना पार्ट आया होगा 7500, तो कितना आ गया 37। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको करवाया है, ये किताब में था जो पार्ट है, 1 मिनट रुकिए। अब ठीक है, क्योंकि क्या है थोड़ी स्क्रीन इधर हो गई थी, गलत हो गई थी, तो देखिए आपको मैंने क्या बताया कि मैंने ये जो बताया है तो किताब का पार्ट है, और ये मैंने अपनी तरफ से बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि शेयर फॉरफिटेड लोग जो बोलते हैं कि 37,500 डिफरेंस का पार्ट आ जाएगा, लेकिन आप बोलते हो सर वेरीफाई करके बताओ इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में, तो वेरीफाई का मतलब क्या है कि 1000 शेयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन ही आई, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो एप्लीकेशन 30 के हिसाब से 30,000, लेकिन इसने तो अप्लाई क्या करा था 1250 के लिए, तो अगर आप 1250 इंटू 30 करोगे तो 37,500 दिख जाएंगे। तभी आप देखना कि नीचे जो ये वर्किंग नोट किताब से रिलेटेड जो मैंने कंटेंट लिया है, तो किताब से रिलेटेड में यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था, डायरेक्ट क्या दे रखा था कि देखिए 1250 शेयर है इंटू 30 के हिसाब से, ले तो क्या रखा है कि अमाउंट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऑन 1000 शेयर, तो ये बोला है शेयर फॉरफिटेड में जो क्रेडिट हुआ था वो कितना हुआ था 37,500 हुआ था, जो अभी अपन ने देखा, लेकिन वो कैसे निकाला 1250 इंटू 30, 1000 के हिसाब से निकाल के देखते तो नहीं निकलता, सिर्फ 30,000 ही आता, क्योंकि पर्सन ने जो राम है उसने तो 1250 के लिए अप्लाई किया था, तो सीधी सी बात है एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कितना है 37,500। ठीक, तो जब भी अगर आप डिस्काउंट का पार्ट निकाल के शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व करना चाहते हो, याद रखना जितने आपने रीशू करे हैं वो पार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर क्वेश्चन के पार्ट में, बस लास्ट में ऊपर लेके जा रहा हूँ एक बार बस समझाने के लिए, कि ये बोल रहा है कि 1000 शेयर में से 800 फॉरफिट किए गए थे, जो 1000 शेयर जो फॉरफिट किए गए थे उसमें से 800 क्या किए गए रीशू किए गए, और 500 में 200 क्या किए गए रीशू किए गए। तो आपको ये देखना है कि पूरे नहीं किए गए 1500, उसमें से टोटल मिला के 1000 किए गए हैं, तो हमें कैपिटल लेजर में जो डालना है वो 1000 शेयर का पार्ट ही डालना पड़ेगा, राम के 800 और शाम के 200। तो आपको पता है कि जो ये 77,500 या 1500 शेयर का है, उसमें से आपने राम का अलग किया, शाम का अलग किया, तो इसलिए एंट्री या तो अलग कीजिए, या आपको क्या पता अलग से होना चाहिए कि शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट कितना होगा। तो देखो टोटल मिला के 77,500 था, जिसमें से राम का इतना है
और शाम का देखिए 500 इंटू 80 के हिसाब से मैंने बताया था ना आपको 30 रुपीज़ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कितने 50 रुपीज़। प्रीमियम छोड़ के देखा कीजिए, प्रीमियम मत लीजिए लिया कीजिए, ठीक है, याद रखना। तो देखिए 40,000 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट है। अब आप खुद बोल सकते हो कि 37,500 1000 शेयर से रिलेटेड है, तो 800 शेयर से रिलेटेड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 30,000 होगा। उसी तरीके से अगर आप लेस करके बोलोगे डिस्काउंट ऑन रीइशू तो 800 इंटू 10 8000। अगर आप देखोगे ऊपर तो मैंने कितना निकाल के बताया, मैंने बोला कि रीइशू करें तो 800 तो राम के और शाम के 200। तो रीइशू की एंट्री चाहे एक साथ कर सकते हो क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको देखो ये डिस्काउंट का पार्ट तो अलग से बताना था, तो अलग से कैसे बताओगे। आपको पता है कि राम के 800 शेयर है और डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज़ पर शेयर था, ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो 8000 30 में से 8 गए 22। वैसे ही जो ये फॉरफिटेड की बात करेंगे किसके, शाम की, तो शाम के 40,000 रुपीज़ के हिसाब से था पार्ट, कितने पे 500 शेयर पे। लेकिन रीइशू कितने किए 200 शेयर ही किए। तो जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट क्रिएट है बोल रहे हैं 16,000 बोल रहे हैं। मान के चलो कि इसके 200 शेयर ही होते और रीइशू कर लेते कि फॉरफिट 200 होते, तो आप क्या बोलते हैं 16,000 अमाउंट होता। तो याद रखना कि ये 40,000 37 ये टोटल शेयर के हिसाब से है, लेकिन रीइशू के हिसाब से देखना पड़ता है। तो रीइशू के हिसाब से 16 है और डिस्काउंट पे कितने रीइशू करे 200 शेयर थे इसके, तो 200 इंटू 10 के हिसाब से 2000। तो बाकी कितना ट्रांसफ़र किया गया 14। तो आप देख सकते हैं 22 प्लस 14 टोटल अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया गया वो कितना किया गया 36,000 किया गया। तो आप देख सकते हो लास्ट एंट्री में आपको जो दिख जाएगा वो 36,000 दिख जाएगा। तो कभी भी ऐसे लेस नहीं होता। ऐसे लेस कब होता है जब आपको पता है कि यहाँ पे भी रीइशू 1500 होते और जो डिस्काउंट है वो 10,000 ही होता। वैसे तो 1500 के हिसाब से इंटू 10 15,000 होता, लेकिन आपको पता है कि आपने रीइशू क्या करें कम किए, सीधी सी बात, ठीक। लास्ट में एक और लाइन मैंने कवर करके है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट है आप देख सकते हो 20,000 था जो हमने डेबिट किया। तो हमने क्या बोला, जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी थी वो कितनी थी राम की 7,500, ठीक। तो वो प्रीमियम को पूरे के पूरे को एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो इसलिए हमने पूरा प्रीमियम कैंसिल कर दिया। अगर एक्सिस एप्लीकेशन मनी 20,000 मिनिमम 20,000 या उससे ज़्यादा होती तो हम क्या बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा का पूरा एक तरीके से क्या मिल चुका है, किसके फॉर्म में, एक्सिस एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में। क्योंकि दिमाग लगाइए एक्सिस जो भी पैसा होता है वो आगे एडजस्ट होता है, तो कहाँ हो गया अलॉटमेंट में। जैसे अलॉटमेंट में गया तो प्रीमियम एडजस्ट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा हुआ ही नहीं। यहाँ पे 20,000 में से सिर्फ 7,500 ही एडजस्ट हो पाया, 12,500 तो हो नहीं पाया। तो अगर एडजस्ट नहीं हो पाता तो पूरे सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से रिलेटेड। उस पर्टिकुलर मतलब राम के कितने 1000 शेयर है और 1000 शेयर के हिसाब से कितने फॉरफिट किए थे 20 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम के। इन द केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 1000 शेयर एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज ₹7,500 विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर प्रीमियम। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया। और इसलिए आप देख सकते हो चाहे ये वाली सिंगल एंट्री ये वाली, चाहे इससे ऊपर वाली देख लेना ये वाली, इसमें भी ये 20,000 किया गया, ठीक है। तो आई होप आपका ये सारा पार्ट हो गया। अब आपका जो बचा है वो थ्योरेटिकल जरा सा पार्ट बचा है, स्वेट और राइट इक्विटी। अब देखिए स्वेट इक्विटी शेयर मैंने आपको बताया था, इस पर कौन सा लगता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 लगता है, ये बोल रहा है। और स्वेट का मतलब क्या है, देखो स्वेट का मतलब हिंदी में क्या होता है, जैसे मेरे को भी पसीना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मान लो कि 15-20 मिनट बाद क्या होता है जो भी मेहनत करता हूँ तो उससे पसीना निकलने लग जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी कंपनी में एम्प्लॉय डायरेक्टर क्या कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी को भी उनकी अहमियत पता चलती है और कंपनी चाहती है कि वो कंपनी छोड़ के ना जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्वेट इक्विटी शेयर क्यों प्रोवाइड किए गए, क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल नो हाउ थी, उनके पास कोई स्किल थी, उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थे, मतलब उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल स्किल थी, बौद्धिक संपदा बोलते हैं ना, मतलब उनके पास इतना माइंड तेज था कि वो अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी को, कंपनी के लिए जो बेनिफिट आगे के लिए होती, या कंपनी धीरे धीरे बेनिफिट की तरफ बढ़ती जा रही है और कंपनी प्रोग्रेस करती जा रही है उनकी वजह से, तो कंपनी क्या कर रही है, उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है। तो ये बोल रहा है इट डिफाइंस द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर विच मीन्स सच इक्विटी शेयर एज आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो जनरली क्या करती है कंपनी, डिस्काउंट पे देती है या अदर देन कैश देती है। अब देखिए अदर देन कैश देती है तो जैसे प्रमोटर को देती है तो क्या करती है, गुडविल अकाउंट डेबिट करते हो। वैसे ही अगर देखो टेक्निकल नो हाउ के फॉर्म में दिए तो कंपनी के पास टेक्निकल नो हाउ आ रहा है तो ये भी तो एंट्री कर सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कंपनी कर सकती है, ठीक है। कैश में दे रही है और डिस्काउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो भी है वो डिस्काउंट के खर्चे के फॉर्म में मान रही है, क्योंकि मान के चलिए कि डिस्काउंट भी नॉन करंट असेट के फॉर्म में जाएगा, वो भी क्या होगा, पीएनएल से राइट ऑफ होगा। किस टर्म में राइट ऑफ होगा, 3 से 5 साल के पीरियड में। इंटेंजिबल एसेट भी क्या होती है, एक तरीके से अमोर्टाइज होती है, वो भी राइट ऑफ होगी। तो आप अगर इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में टेक्निकल नो हाउ को दिखा रहे हो, तो आप बाद में, यानी कंपनी क्या करेगी, बाद में इसको राइट ऑफ कर देगी, ठीक, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय को शेयर दे रही है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया पार्ट। तो नॉर्मल एंट्री है, कभी भी आ जाए तो आप उस हिसाब से सोच के देख लेना। यहाँ पे ये बोल रहा है, मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी, ये बोल रहा है फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी तकनीकी जानकारी है, टेक्निकल नॉलेज है वो दे रहे हैं, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कोड, जिससे कंपनी की एक वैल्यू एडिशन हो रही है, बेनिफिट हो रहा है, सिनर्जी क्रिएट हो रही है, मतलब 2 + 2 4 नहीं हो रहे, 2 + 2 5 हो रहे हैं, तो बेनिफिट हो रहा है एक तरीके से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो किसी के पास, एम्प्लॉय के पास था या डायरेक्टर के पास था, तो उसने क्या करा, अपना जो भी प्रॉपर्टी राइट है वो किसको दे दिया, कंपनी को प्रोवाइड कर दिया। तो ये बोल रहा है सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द कंडीशन वेयर ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ ए क्लास ऑफ ए शेयर्स ऑलरेडी इशूड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके लिए एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, द इशू इज ऑथोराइज बाई ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी मीटिंग में आते हैं तो उसमें हम बोलेंगे कि 3/4 क्या होने चाहिए, फेवर में होने चाहिए। एक तो जनरल होता है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, और एक हम क्या बोलेंगे कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 75% फेवर में होने चाहिए, जो भी वोटिंग दे रहे हैं, जो भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, और जो अगेंस्ट में वो कितने होंगे, 25% से कम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 75% तो होने ही चाहिए। फिर आपको बोल दिया द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू हुम सच इक्विटी शेयर टू बी इशूड। नॉर्मल पार्ट है कि कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं, क्या मार्केट प्राइस होगी, क्या कंसिडरेशन उनसे लिया जा रहा है या बिना कंसिडरेशन के ऐसे ही दिए जा रहे हैं, तो वो सारा पार्ट इसमें लिख दिया जाएगा। डायरेक्टर कौन सी क्लासेस के हैं, और याद रखना कि कंपनी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो इशू जब कराया कंपनी ने, तो कम से कम 1 साल हो चुका हो कंपनी को, यानी कंपनी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हो, इसका मतलब ये मान के चलिए। कह रहा है नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ एट द डेट ऑफ सच इशू एलेप्स सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैड कमेंस बिजनेस, ठीक है। नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ एट द डेट ऑफ सच इशू एलेप्स सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैड कमेंस बिजनेस। जब से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इशू की डेट जब भी स्टार्ट की है इसकी क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी की, तो कम से कम कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया हो, यानी 1 साल बाद आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, ये बोल रहा है। कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल हो जाना चाहिए। वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन दिस बिहाफ। आपको ये तो पता है ये लिस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो सेबी की गाइडलाइंस या जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है, नॉर्मल पार्ट। अब देखिए राइट शेयर के लिए बोल रहा है, अब देखिए इसमें राइट शेयर में जनरली बोल रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है कि अधिकार अंश, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये राइट शेयर ऑफर किए जाते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना। अब देखिए उनको एक टाइम दिया जाता है कि पर्टिकुलर इस टाइम में ले लीजिए, अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से वो राइट उनके पास नहीं रहेगा, या वो बीच में ही मना कर सकते हैं, अगर उन्हें लेना है तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो ले सकते हैं, ये बोल रहा है। अब कंपनी को क्या करना है, अपनी जो भी कैपिटल का पार्ट बढ़ाना है, कंपनी को फाइनेंशियल रिसोर्स अरेंज करने हैं, तो जो भी अनइशूड कैपिटल है, आपको बताया ऑथोराइज कैपिटल होती है, उसमें से कंपनी ने इशू कर दिए होते हैं कुछ, कंपनी को और फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो तो क्या करेगी, या तो इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल सोर्स, मतलब ओनर्स इक्विटी की हेल्प ली जा रही है और शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो अनइशूड कैपिटल के पार्ट में क्या करते हैं, जो भी पार्ट इशू कर दिया जाता है तो वो सबसे पहले किन को बोला जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला जाता है कि आप ले लीजिए, तो वही हम क्या बोलेंगे, राइट शेयर। समटाइम ए कंपनी में डिजायर टू एक्सपांड इट एक्टिविटी और इट में स्टैंड इन नीड फॉर मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन सच ए सिचुएशन द कंपनी में इशू ए पार्ट और द होल ऑफ इट्स अनइशूड शेयर कैपिटल एंड कैन अरेंज फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो ये वही बोल रहा है कि जब भी कंपनी को अपने बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाना है या और फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपने अनइशूड शेयर कैपिटल का या तो पार्ट, कुछ हिस्सा या सारा का सारा क्या करेगी, राइट शेयर के फॉर्म में इशू कर देगी, किनको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे यही दे रखा है सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग, वेयर एट एनी टाइम ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल
प्रपोजेज टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय द इशू ऑफ फर्दर शेयर। तो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है और कंपनी के पास शेयर कैपिटल है पहले से ही, तो सच शेयर शैल बी ऑफर्ड टू पर्सन हु एट द डेट ऑफ ऑफर आर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दोज शेयर बाय सेंडिंग ए लेटर ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूँ तो जैसे मान के चलो कि अगर 40 लाख की पहले से ही कंपनी के पास कैपिटल है और कंपनी को 20 लाख की और रिक्वायरमेंट है, और मान के चलो कि 40 लाख की है और एट रुपीज़ कितने ईच हैं, 10 ईच है मान के चलो, तो 4 लाख शेयर होंगे पहले से ही कंपनी के पास, और कंपनी को कितने और चाहिए, 2 लाख शेयर और चाहिए। तो ये मान के चलो ना 4 के बदले क्या होगा 2, 4 के बदले 2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 के बदले 2, या ये बोल सकते हो 2 के बदले 1, क्योंकि कंपनी के पास पहले से ही 40 लाख और 20 लाख चाहिए, तो कंपनी के पास पहले से 4 लाख शेयर है, 2 लाख और चाहिए, तो वो क्या करेगी 4 के बदले 2 या 2 के बदले 1। बोनस शेयर की बात नहीं कर रहा मैं, ये बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास 10,000 शेयर है उनको क्या देगी 5,000 शेयर देगी, तो उनको राइट दिया जा रहा है कि आप ले लो ये। जैसे मेरे पास 2,000 शेयर है तो मुझे 1,000 शेयर का राइट मिलेगा, क्योंकि 4 के बदले 2 तो 2 के बदले 1, सीधी सी बात है। अगर मेरे पास 4,000 शेयर हैं तो मुझे 2,000 शेयर का। इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, जो सारे शेयर होल्डर हैं उनको उस प्रपोर्शन में देगी, यहाँ पे यही बोल रखा है, ठीक। फिर इसके बाद आपको बोल रखा है कि कंडीशन ये भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब कंडीशन में क्या बोल रहा है, द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड लिमिटिंग ए टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो ये बोल रहा है कि जब भी ऑफर किया गया उस डेट से 30 दिन के अंदर, और बोल रहा है कि 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, तो ये बोल रहा है 15 से 30 दिन का टाइम देना चाहिए, 15 से 30 डेज कह रहा है ना, नॉट बीइंग लेस देन 15, यानी 15 डेज या उससे ज़्यादा का टाइम देना चाहिए, और कितना 30 डेज तक का, 15 डेज या उससे ज़्यादा का, लेकिन 30 डेज तक का। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर विद इन विच द ऑफर इफ़ नॉट एक्सेप्टेड शैल बी डीम टू हैव बीन डिक्लाइन। तो ऑफर क्या मान लिया जाएगा, डिक्लाइन मान लिया जाएगा अगर 31 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो 15 डेज या उससे ज़्यादा का ऑफर और 30 डेज तक का मिलना चाहिए। तो सामने वाले के पास एक ऑप्शन भी रहता है, किसके पास, जैसे मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन भी है सोचने का कि यार खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, आर्टिकल्स मतलब क्या हो गया, एक तरीके से मान लो टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स जो है बुक, रूल बुक है, उसके हिसाब से बोल रहा है कि अदरवाइज अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता, मतलब कुछ और कंडीशन नहीं जोड़ी गई, तो ये बोल रहा है द ऑफर अफोर्डसेड शैल बी डीम टू इंक्लूड ए राइट exercisable by the person concerned to re-announce the shares offered to him or any of them in favor of any other person, and the notice referred to in clause 1 shall contain a statement of this right। अब देखिए मेरे को राइट शेयर मिला, तो मैं चाहूँ तो मुझे पता है कि 15 से 30 डेज़ का मुझे टाइम मिला हुआ है, ठीक, और मुझे राइट शेयर दे दिया गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जैसे 18 डेज हो गए थे, 18वें दिन मैंने क्या सोचा कि यार किसी और को री अनाउंस कर देता हूँ, तो मैं किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता हूँ अपना राइट। अब मैंने क्या कर दिया कि मुझे पता है कि मुझे वो जो राइट मिला था शेयर का, वो 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से राइट मिला, मैंने क्या कर दिया 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दे दिया। राइट का मतलब क्या है कि मेरे पास एक क्या राइट है कि मैं खरीद सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरे ऑप्शन पे मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। तो मैंने किसी और को री अनाउंस कर दिया 3 रुपये के हिसाब से, तो मेरा 3 के हिसाब से फ़ायदा हो गया। अब जो खरीदेगा वो थर्ड पार्टी, तो वो कंपनी से कितने में खरीदेगी 20 रुपीज़। खरीदने वाले के लिए परचेज की कॉस्ट क्या हो गई या उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या हो गई, 20 रुपीज़ तो वो कंपनी से खरीदेगा और 3 रुपीज़ उसने मुझसे ख़रीदा, तो उसकी कॉस्ट हो गई 23। मेरा फ़ायदा कितना हो गया, 3 रुपीज़ का मेरा फ़ायदा हो गया। मेरा मतलब कौन हो गया, मैं, जिसको मेरे को क्या दिया था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मुझे क्या दिया था, राइट दिया गया था, तो मैंने जिसको दिया उसकी कॉस्ट कितनी रही, वो 20 रुपीज़ में कंपनी से खरीदेगा प्लस 3 रुपीज़ में मुझसे ख़रीदा, और मेरा क्या फ़ायदा हो गया कि मैं एक तरीके से री अनाउंस कर सकता था। री अनाउंस का मतलब क्या हो गया, मैं किसी और के फेवर में भी जो मेरे राइट शेयर है उनको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बदले में, ठीक है। तो बोल रहा है अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ऐसा रूल बीच में जुड़ गया कोई भी आर्टिकल के हिसाब से कि ये बोल दिया कि आप री अनाउंस नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जनरली देखना आर्टिकल्स में नहीं होता ऐसा, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो किसी और के फेवर में भी क्या कर सकते हैं, शेयर री अनाउंस कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी लाइन आए इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल्स में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई। अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफिक कंडीशन दे दी होती है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन ही फॉलो करेंगे। तो बोल रहा है कि जब तक आर्टिकल्स में नहीं गए तब तक आपके पास क्या राइट माना जाता है,
कि आप ये किसी और के फेवर में भी दे सकते हो, आप ये किसी और के फेवर में भी दे सकते हो, ठीक है। और नोटिस में भी लिखा हुआ होता है कि आप ये किसी और के फेवर में भी दे सकते हो, मेरे हिसाब से तो लिखा हुआ हो सकता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस अफोर्डशेड or on the receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that he declines to accept the share offered, the board of director may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the shareholder and the company। अब देखिए इसको सिंपल कर देता हूँ। आपको पता है कि जैसे ही वो 15 से 30 डेज़ का टाइम दे दिया गया था, 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होता, तो जो भी नोटिस दे दिया गया था, मान लो कि 20 डेज़ का नोटिस दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो 20 डेज़ का दे दिया गया। जैसे ही ये एक्सपायर होता है और 21 डेज आ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि शेयर होल्डर का जो भी ऑफर है वो डिक्लाइन हो जाएगा, सीधी सी बात है। या शेयर होल्डर बीच में ही क्या करता है, खुद ही, मतलब मान लो 18 डेज़ या 17 डेज हो जाते हैं और खुद ही बोल देता है कि मेरे को नहीं चाहिए, तो या तो पहले ही अर्लियर इंटीमेशन मिल जाए या जो नोटिस का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाए, तो अपने आप ऑफर क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, उस हिसाब से डिस्पोज कर देगा। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, बेच देगा शेयर्स को। अब किन को देगा, क्या पता पब्लिक में इशू कर दे। पब्लिक मतलब क्या हो गया, ये वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं, जो नॉर्मल नई पब्लिक है, मतलब जो प्रपोज इन्वेस्टर है, जो नए शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे जनरली देखना, चाहे हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं, चाहे नए शेयर होल्डर को दे रहे हैं, चाहे हम राइट शेयर की बात कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल शेयर की बात कर रहे हैं, सेम ही एंट्री होती है। तो बोला जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ राइट शेयर आर पास्ड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ इनिशियल इशू ऑफ शेयर। तो जैसे नॉर्मल हम IPO लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, वैसे ही अगर आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर दिए तो उस केस में भी सेम एंट्री होगी। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अगर लमसम की बात कर रहे हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल, ऐसे होगी। अगर इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो तो एप्लीकेशन का पार्ट अलग, फिर अलॉटमेंट ड्यू का पार्ट, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू का पार्ट, सेम टू सेम एंट्री होगी, ठीक है। और याद रखना, जब तक आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली ना बोले तब तक आप आराम से क्या कर सकते हो, किसी और को भी, किसी और के फेवर में भी इसको दे सकते हो। आपको इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट की बात कर रहा है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं बोल रहा। आपका राइट मतलब क्या है, आपका अधिकार है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी और को भी री अनाउंस कर सकते हो। अब इसकी एंट्रीज ये देखनी है तो देखिए, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वैसे आ जाएगी, पर मेरे हिसाब से एंट्रीज का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना इसमें था उस हिसाब से कवर कर लिया। अब आप बोलेंगे जैसे बोनस शेयर का पार्ट आ गया आपका, या आप ये बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ मैंने बता दिया आपको। पर जैसे आप बोलते हो कि डिविडेंड के लिए कौन कौन से फ्री रिजर्व का यूज़ होता है, तो मेरे हिसाब से मैं होल्डिंग कंपनी वाला जो पार्ट आएगा थोड़ा उसमें कवर करा दूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके आगे कवर कराता जाऊंगा ताकि आपका सारा पार्ट होता जाए। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, तो किसी न किसी पॉइंट पे आपके धीरे धीरे पॉइंट आते जाएंगे। अब इसी में मैं कवर नहीं करा सकता था क्योंकि इनका ज़्यादातर इनसे लिंक नहीं है। तो जितना ये पार्ट हो गया आज के लिए काफ़ी है। अब अगली वीडियो में जनरली हम देखेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ का पार्ट, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।